नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी चर्चा विद गुंजन में। आज हम यहाँ पर आप सभी के लिए बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका कोड है 104, उसमें कार्यालयी हिंदी का भाग 1 हमने अपलोड कर दिया है वीडियो, और उसमें ही आज हम भाग 2 कार्यालयी हिंदी के अंतर्गत देखने जा रहे हैं। कार्यालयी हिंदी में हम आम बोलचाल की भाषा को पढ़ते हैं, यानी कि हम जो अमूमन अक्सर हमारे रोज़मर्रा में प्रयोग होने वाले जो शब्द होते हैं, चाहे उसमें कुछ अंग्रेजी के शब्द हों या अरबी फ़ारसी के शब्द हों या कुछ बोलचाल की भाषा में उर्दू शब्द हों, उन सभी शब्दों का प्रयोग हम कार्यालयी हिंदी में कर सकते हैं। ऐसा हमें छूट मिली हुई होती है हमारे संविधान की तरफ से, कामकाज के लिए ऐसी छूट मिली है। उसी क्रम को समझने के बाद आज हम यहाँ पर सामान्य हिंदी देखते हैं। चलिए, प्रयोग के आधार पर हमारे समक्ष भाषा के 2 रूप उपस्थित होते हैं, औपचारिक भाषा रूप तथा अनौपचारिक भाषा रूप। आम बोलचाल में हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसका रूप अनौपचारिक होता है। ध्यान रखिएगा, आम बोलचाल की भाषा में जो हम प्रयोग करते हैं वह अनौपचारिक होती है। इस रूप में सामान्य हिंदी से तात्पर्य हिंदी के उस रूप से है जिसका प्रयोग हम दैनिक कार्यों के संदर्भ में करते हैं। इसका अभ्यास हमें बचपन से ही होता है, क्योंकि इसका संबंध हमारे जीवन के विभिन्न संदर्भों से ही होता है। इसके प्रयोग के लिए हमें विशिष्ट प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि सहज रूप से जो कुछ भी हम बोलते हैं वह इसके अंतर्गत आ जाता है। यानी कि अभी हमने जैसा बताया पहले कि हम आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। सहज रूप से जो हम रोज़मर्रा की बोली बोलते हैं उस भाषा में हम कामकाज की हिंदी का प्रयोग करते हैं। आजकल बड़े शहरों में शिक्षित वर्ग के बीच सामान्य हिंदी का एक अलग ही स्वरूप दिखाई देने लगा है, जो हिंदी अंग्रेजी मिश्रित रूप है। वैसे तो हिंदी में अनेक अंग्रेजी शब्दों को स्वीकार कर लिया गया है तथा ये हिंदी की शब्दावली में घुल मिल भी गए हैं, परंतु हिंदी बोलते समय बीच बीच में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करना आज एक आम बात हो गई है। अनायास ही हिंदी का यह रूप आज उभर रहा है। आप कभी 2 लोगों की बातचीत को ध्यान से सुनिए तथा उस बीच बातचीत में आए अंग्रेजी शब्दों की सूची बनाइए। फिर आप देखेंगे कि इस तरह की शब्दावली आपको पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी। विशेष रूप से शिक्षित युवा वर्ग में नीचे दिए गए कुछ वाक्यों पर ध्यान दीजिए। आप पाएंगे कि इस प्रकार की हिंदी का प्रयोग हर दूसरे व्यक्ति से यहाँ सुनने को मिल जाता है। जैसे उदाहरण देखिएगा, ये उदाहरण है, आज मैं स्टेशन अपने फादर को सी ऑफ करने अपनी मदर के साथ गई थी। जब तक रिजल्ट आउट नहीं होगा तब तक टेंशन बनी रहेगी। बिल्कुल, आज का स्टूडेंट बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, इतना हार्ड वर्क करके भी कहीं एडमिशन नहीं मिलता। यार,
आज तो मूवी देखी जाए, डिनर बाहर ही कर लेंगे, अच्छा एंजॉयमेंट होगा। पेपर्स जल्दी लाओ, सिग्नेचर करके अभी हेड ऑफिस भिजवाना है, थोड़ा भी डिले हो गया तो एक्सप्लेनेशन कॉल हो जाएगी। ऐसे न जाने कितने शब्द हैं जो हम आम बोलचाल की भाषा में ऐसे ही बोल जाते हैं और हमें ध्यान भी नहीं रहता कि हम ये अंग्रेजी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि हिंदी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कई बार हम लोग बोलते हैं बहुत डिस्टर्ब हो गया है, तुम बहुत डिस्टर्ब करते हो, थैंक यू, सॉरी, ये सब तो एकदम आम बोलचाल की भाषा में बिल्कुल ज़रूरी शब्द हो गए हैं। इसी प्रकार से है स्टेशन है और रिजर्वेशन है, ऑफिस है, काउंटर है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हम बोलचाल की भाषा में पुलिस शब्द का प्रयोग है करते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। चलिए, कहने का तात्पर्य है कि सामान्य हिंदी आम बोलचाल की हिंदी होती है जिसका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में विविध संदर्भों में करते हैं। हम अपने से बड़ों से बातचीत करते हैं, अपने मित्रों से भी बात करते हैं तथा अन्य विभिन्न लोगों से बातचीत करते हैं। सामान्य बोलचाल के इस स्तर पर निश्चित रूप से हम यह भेद करते हैं कि हम किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं तथा बात करने का प्रयोजन क्या है। यहाँ पर इतना तो स्पष्ट है कि सभी स्थितियों में हम बोलचाल के रूपों का ही इस्तेमाल करते हैं। सामान्य हिंदी की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। देखिएगा, ये विशेषताएं हैं, यहाँ पे हम ये सब पूरा विशेषताएं हैं। सामान्य हिंदी का प्रयोग दैनिक कार्यों के संदर्भ में अनौपचारिकता लिए हुए होता है। अनौपचारिकता का मतलब होता है कि जो हम जिस पर विशेष प्रेशर ना लें और हम बहुत ज़्यादा सोच समझ के प्रयोग ना करें, वो अनौपचारिक हो जाते हैं। यानी हम आम बोलचाल बोलते रहते हैं, औपचारिकता नहीं दिखते हैं। सामान्य हिंदी की शब्दावली आम बोलचाल की होती है क्योंकि यह जीवन के सामान्य प्रयोजनों के लिए ही प्रयुक्त होती है। इसमें भाषा के मानक रूप के प्रति आग्रह नहीं होता। सामान्य हिंदी भाषा का प्रारंभिक स्वरूप है क्योंकि बच्चा सबसे पहले इसी भाषा रूप को सीखता है। सामान्य भाषा का अर्जन सहज होता है, इसलिए इसे समुचित परिवेश में सहजता से सीखा जा सकता है। इसे सीखने के लिए किसी औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। इसमें संप्रेषण की सीमाएं अनंत होती हैं क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों से बातचीत करते समय हम अलग अलग भाषिक रूपों का प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे, अभी आपने सामान्य हिंदी समझा, अब हम साहित्यिक हिंदी देखते हैं। ये है साहित्यिक हिंदी। ये साहित्यिक हिंदी है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, साहित्यिक हिंदी का संबंध साहित्य में प्रयुक्त होने वाली हिंदी से है। साहित्यिक भाषा कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, कविता आदि विभिन्न साहित्यिक विधाओं में अपना स्वरूप ग्रहण करती है तथा एक विशिष्ट रूप में हमारे समक्ष होती है। इसका संबंध हमारी सौंदर्यपरक अनुभूतियों से होता है, अतः पाठक के मन में यह सौंदर्यानुभूति जगाती है। यह अपने आयाम में सृजनात्मकता लिए
हुए होती है और इसी का पूर्ण विश्वास हम साहित्य की विभिन्न विधाओं में पाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इस संदर्भ में यह है कि साहित्य में ही हमें सामाजिक, सांस्कृतिक, जीवन मूल्यों का प्रतिफलन दिखाई पड़ता है। अतः अपने में यह एक विस्तृत आयाम को समेटकर चलती है। आमतौर पर यह माना जाता है कि उच्च कोटि का साहित्य लक्षणा एवं व्यंजनापूर्ण होना चाहिए, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य सौंदर्यानुभूति जगाना तथा रसास्वादन करवाना होता है। इसीलिए कुछ विद्वान अभिधापरक रचनाओं को उच्च कोटि में साहित्य में नहीं गिनते। वस्तुतः कोई भी भाषा जितनी अधिक अलंकारपूर्ण होती है, काव्यात्मक होती है, विभिन्न विधाओं को अपने शैली भेद से संपुट करती है, वह भाषा की स्पष्टता, वह भाषा उतनी ही अधिक साहित्यिक एवं प्रभावशाली मानी जाती है। इसीलिए आम बोलचाल में जहाँ भाषा की स्पष्टता पर बल दिया जाता है, साहित्यिक भाषा इसके विपरीत क्लिष्ट हो सकती है। खास तौर पर संस्कृत निष्ठ शब्दावली का जब साहित्य में प्रयोग किया जाता है तो उसमें दुरूहता आ जाती है, जैसे प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा आदि की काव्य भाषा में है। दोस्तों, यहाँ साहित्यिक हिंदी का मतलब ये होता है कि जो शब्द हम तत्सम शब्दों के रूप में प्रयोग करते हैं, वहाँ पर साहित्यिक हिंदी उसे मानी जाती है। अक्सर कई बार हम चांद पढ़ते हैं, कहीं कहीं चांद का प्रयोग अगर हम चंद्र के रूप में करते हैं तो यहाँ तत्सम शब्द ये कहलाएगा, और चांद बोलेंगे तो तद्भव कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम पानी बोल रहे हैं तो ये हमारा एक तरह से सामान्य बोलचाल की भाषा, अगर हम उसी को जल का प्रयोग जल शब्द बोलेंगे तो ये तत्सम में आ जाएगा। जो ये तत्सम शब्द हैं यानी विशिष्ट संस्कृत निष्ठ शब्द जो हैं, ये हमें साहित्यिक हिंदी की ओर ले जाता है। और आप जानते हैं कि तत्सम शब्दों का प्रयोग थोड़ा सा कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि ये हमारी सामान्य बोलचाल की शैली में नहीं होता है। हम जब साहित्य हिंदी पढ़ते हैं यानी पारंपरिक हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें जब हम छायावाद पढ़ते हैं तो छायावाद में सर्वाधिक तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। जहाँ सांप को सर्प पढ़ा जाता है, चांद को चंद्र पढ़ा जाता है, आँखों को नयन पढ़ा जाता है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमें विशुद्ध हिंदी की ओर ले जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। कोई भी भाषा कितनी समृद्ध है, कितनी विकसित है तथा कितनी सशक्त है, इसका पता उस भाषा के साहित्य से चल सकता है। साहित्य में जितनी अधिक विविधता होगी तथा अभिव्यक्ति कर सकने की क्षमता होगी, वह भाषा उतनी अधिक समृद्ध मानी जाएगी। जहाँ तक साहित्यिक हिंदी का प्रश्न है, हम इसके 4 विविध रूप देख सकते हैं। संस्कृत निष्ठ रूप, अरबी फारसी मिश्रित रूप, सामान्य बोलचाल का रूप, अंग्रेजी मिश्रित हिंदी का रूप। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर सामान्य हिंदी का स्वरूप साहित्यिक हिंदी के अंतर्गत आ जाता है। उस सामान्य हिंदी की जो भी विशेषताएं ऊपर गिनाई हैं, वे सभी साहित्यिक हिंदी में मिल सकती हैं। निष्कर्ष रूप में श्री मोटूरी सत्यनारायण के शब्दों में कहा जा सकता है, प्रमुख रूप से साहित्यिक भाषा का संबंध हमारी सौंदर्यपरक अनुभूति का आलंबन होता है। यह आत्म केंद्रित और आत्म सुख का उपकरण होता है। इस रूप में साहित्यिक हिंदी का स्वरूप सामान्य हिंदी से निश्चित रूप में विस्तृत आयाम लिए होता है। यानी दोस्तों, साहित्यिक हिंदी के अंतर्गत सामान्य हिंदी आ जाती है, लेकिन सामान्य हिंदी के अंतर्गत साहित्यिक हिंदी नहीं आएगी। साहित्यिक हिंदी का स्वरूप जो है बहुत विस्तृत है, वो कई शब्दों को अपने साथ में समेट करके चलती है, लेकिन सामान्य हिंदी में संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग कम ही देखने को मिलता है।
उसमें अमूमन बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग होता है। अब देखते हैं कि वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र में हिंदी का क्या योगदान है। यानी हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के क्षेत्र में भी हिंदी का क्या योगदान है। आज हमारा देश एक तरह से व्यवसाय के क्षेत्र में काफ़ी उच्च स्तर पर कार्य कर रहा है और सब कुछ आजकल प्राइवेटाइजेशन के आधार पर वाणिज्य पर निर्भर हो गया है, व्यापार पर निर्भर हो गया है। उस हिसाब से अगर हिंदी का उसमें क्या योगदान है, आइए देखते हैं। वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में हिंदी की उपयोगिता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसका कारण यह है कि इस क्षेत्र का संबंध समाज के सभी वर्गों से है। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण पक्ष का इसका विस्तारपरक आयाम है, जो किसी एक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहता। इसका स्वरूप अंतर्देशीय तो होता ही है, अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है। व्यापार आदि के लिए हमेशा एक ऐसी संपर्क की भाषा की आवश्यकता पड़ती है जो आपसी संप्रेषण में सहायक हो सके। हिंदी काफ़ी समय से देश की संपर्क भाषा के रूप में व्यवहार में लाई जा रही है और व्यापार के क्षेत्र में इसका काफ़ी प्रयोग किया जा रहा है। यही कारण है कि वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र में हिंदी का व्यवहार हमें पर्याप्त मात्रा में दिखाई देता है। साथ ही इस क्षेत्र की शब्दावली तथा शैली काफ़ी हद तक परंपरागत है। बाजार समाचार के कुछ प्रमुख वाक्यांश या अभिव्यक्तियों को देखिए। ये आखिर व्यापार में हिंदी का क्या योगदान है, ये हम इन उदाहरणों से देख सकते हैं। बाजार आज खामोश है। ठीक है, यहाँ पर 2 से 3 शब्द ऐसे हैं जो अरबी फारसी के शब्द हैं। एक तो बाजार है, दूसरा खामोश शब्द है। बाजार आज खामोश है। सोना उछला चांदी लुढ़की, दालें नरम तिलहन गरम, गेहूं के भाव टूटे, जीरा फिर भड़का, सोने में सुर्खी चांदी भी तेज। उपर्युक्त उदाहरण में खामोश, उछलना, लुढ़कना, नरम, गरम, टूटना, भड़कना आदि शब्दों तथा क्रियाओं का अपना एक विशिष्ट संदर्भ है तथा इस क्षेत्र में इसका अर्थ सुनिश्चित है। इस क्षेत्र से संबंधित समाचार का एक नमूना भी देखिए। ये एक और उदाहरण है। नया गेहूं नरम, चना मटर व मूंग सुस्त। ये खबर है जो हम व्यावसायिक खबर पढ़ते हैं आर्थिक पृष्ठ पर, समाचार पत्र पे जब आर्थिक पृष्ठ पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत ये हमको पढ़ने को मिलता है कि कौन से दाल का क्या रेट हो गया है और कौन सा अनाज कितना महंगा हो गया है, क्या चीज़ कितनी सस्ती हो गई है। ये हमें उस पेज में पढ़ने को मिलता है। और वही ये भाषा शैली है कि एक स्थानीय वनस्पति मिल में भारी संख्या में खाद्य तेल के टैंकर 2-3 दिन से डैमरेज खाने की खबर से तेलों में कारोबार कमजोर रहा। देसी माल की आवक से फैटी एसिड चालू माल में 70 रुपये निकल गए। चीनी में पुराने माल मजबूत रहे। राजस्थान का नया गेहूं 20 रुपये नीचा बोला गया। चने मटर तथा मूंग के भाव दबे रहे, जबकि काबली चने बढ़िया। ये एक उदाहरण हो गया कि हम अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से क्षेत्र से संबंधित समाचारों में कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। आइए अब देखते हैं कि विधिक क्षेत्र में हिंदी का क्या योगदान है। विधिक यानी कानूनी कार्य है जो, उस क्षेत्र में इसका क्या योगदान है।
यानी कि जैसे हम सरकारी कार्यालय में जाते हैं, प्रशासनिक कार्यालयों के लिए में कार्य करते हैं, साथ ही साथ न्यायालयों कचहरी में यदि हम कोई कार्य करते हैं या कार्य करवाने जाते हैं तो उसकी शब्दावली क्या होती है, उस शब्दावली में हम किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, किस प्रकार की हिंदी का प्रयोग करते हैं। चलिए, विधि के क्षेत्र में हिंदी, ये इसकी हेडिंग है। विधि के क्षेत्र में हिंदी। स्वतंत्रता के बाद जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया तो इसे विधि एवं न्याय व्यवस्था में भी अपनाने का विचार किया गया। इसके लिए हिंदी में विधि शब्दावली का निर्माण किया गया। शब्द निर्माण का आधार अंग्रेजी का आधार रहा तथा उनके हिंदी पर्याय संस्कृत तथा अरबी फारसी से ग्रहण किए गए। आज सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में हो रहा है, परंतु न्यायालयों में हिंदीकरण की आवश्यकता आज भी महसूस की जा रही है। राजभाषा आयोग ने विधि के क्षेत्र में हिंदी को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। न्यायालयों में या तो हिंदी का बोलबाला है या अरबी फारसी मिश्रित हिंदी का प्रयोग दिखाई देता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि उन दस्तावेजों के हिंदी रूप तैयार किए जाएं तथा उनके प्रयोग पर बल दिया जाए। विधि की भाषा एक निश्चित अर्थ तथा स्वरूप का निर्धारण करती है, अतः उसका स्वरूप कुछ जटिल दिखाई देता है। न्यायालयों में प्रयुक्त कुछ उर्दू फारसी के शब्द देखें, ये कुछ उर्दू फारसी के शब्द हैं। और जैसे कि अंजुमन, ये बिल्कुल सही बात है कि यदि हम कोर्ट कचहरी या किसी भी अगर हम किसी केस की स्टडी पूरी पढ़ते हैं, केस पूरी फाइल होने का दस्तावेज पूरा पढ़ते हैं, तो या तो हमें इंग्लिश में पढ़ने को मिलता है, और यदि हम हिंदी में उसे पढ़ते हैं तो हिंदी में हम शुद्ध हिंदी, न तो शुद्ध हिंदी रहती है वो, न बोलचाल की हिंदी रहती है वो, वास्तव में अरबी फारसी के बहुतायत शब्दों से मिले जुले हिंदी रहती है। जैसे कि सभा या संस्था जो शब्द है उसके लिए वहाँ पर न्यायालयों में, कचहरियों में अंजुमन शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार के अनुसार, जैसे हम बोलते फला के अनुसार, इनके अनुसार, कोई लेखक है उनके अनुसार, तो यहाँ पर अगर के अनुसार की बात होगी तो अजुर्य, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अदालते आलिया उच्च न्यायालय को बोलते हैं। अपीले इब्तिदा, आरंभिक अपील। इंक जाए मियाद, अवधि की समाप्ति। हीन हमात, आजीवन। सनद, प्रमाण पत्र। तस्फिया, समझौता यानी आपस में निपटारा। ये इस प्रकार के अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग होता है। साथ ही साथ ये देखिए जो अंग्रेजी शब्दावलियां हैं वो दी गई है। बार ऑफ जस्टिस, ब्रीफ रिज्यूम ऑफ द केस, कंपोजिशन ऑफ एन ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस, क्रॉस एग्जामिनेशन। ये हिंदी शब्दों का प्रयोग होता ही नहीं है, ये ऐसे ही हूबहू ऐसे ही प्रयोग किए जाते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, मेक अवॉइड, शैल बी डेल्ट विथ एंड डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू लॉ। विधि संबंधी भाषा का एक उदाहरण दिया जा रहा है जिससे आपको इसके स्वरूप की जानकारी मिल सकती है। ये पूरा एक देखेंगे उदाहरण तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एतद द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि डाक तार के महानिदेशक या तत्समय उसके कृत्यों का पालन करने वाले अधिकारी या इस निमित्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्यक रूपेण प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी पॉलिसी पर रखा गया हर पृष्ठांकन पॉलिसी का भाग समझा जाएगा। बीमाकृत को यहाँ दी गई तारीख को उक्त अनुसूची में वर्णित आयु का एतद द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है।
वास्तव में न्यायालयों में हिंदी भाषा से कार्य करने पर अभी गहराई से विचार नहीं किया गया है। यदि विचार इस दिशा में थोड़ा बहुत हुआ तो उसका कार्यान्वयन ठीक प्रकार से नहीं किया गया। कारण स्पष्ट है। वास्तव में न्यायालयों में हिंदी में कार्य करवाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि संपूर्ण विधि साहित्य हिंदी भाषा में उपलब्ध कराए जाएं। ऐसी पत्रिकाएं निकाली जाएं जो उच्च और उच्चतम न्यायालयों के निर्णयों को हिंदी में प्रकाशित करें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आज के इस चैप्टर में हमने आपको सामान्य हिंदी, व्यावसायिक हिंदी, विधिक हिंदी तथा साहित्यिक हिंदी पढ़ाया जो आपके चैप्टर में था। आगे आप लोग वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पूरा देखा करें जिससे आपको सही उचित जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताएंगे। साथ ही साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि अन्य लोगों को भी ऐसी जानकारी मिले। ज़रूरी नहीं कि वो हिंदी विषय पढ़ ही रहा हो, जो हिंदी नहीं भी पढ़ रहा है उन्हें भी ये सामान्य जानकारी होनी चाहिए। आप हर किसी को शेयर करें तथा लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।